डेरिवेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग, यानी कोई स्प्रिंग है जो अभी नॉर्मल फॉर्म में है। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। इस डायग्राम में देखिए, अभी ये यहाँ पर ये एक स्प्रिंग है, इससे कोई वेट अटैच्ड है। अभी स्प्रिंग अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में, मतलब उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। लेट सपोज इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अभी हमने इसको एक्स डिस्टेंस पे रखा गया है, यानी एक्स के बराबर यहाँ पर 0 है। बट जब हम इस फोर्स को हम क्या करेंगे, स्प्रिंग जो फोर्स है, जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लगा है उसे खींचेंगे अपनी तरफ को, तो क्या होगा, स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच्ड होगी, और स्ट्रेच्ड होके उसकी जो पोजीशन होगी वो यहाँ से हट के इधर आ जाएगी। तो इस बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट सपोज कि ये जो पोजीशन थी वो x1 थी, और ये जो पोजीशन है वो x2 है। ओके, तो x2 जो पोजीशन है वो हमने, यानी x1 को अगर हम 0 माने कि जब कुछ भी स्ट्रेच नहीं हुआ है, नॉर्मल है, यानी x जो आपका x1 है, x1 और ये x2 हमने 0 माना, और x2 हमारा कितना है, कितना स्ट्रेच हुआ, लेट सपोज कि x सेंटीमीटर स्ट्रेच हुआ, तो x2 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, x2 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, x हो गई। नाउ ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पर x1 बराबर 0, यहाँ पर x2 बराबर x। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए, जो आपका हुक्स लॉ है वो ये कहता है कि F इक्वस टू माइनस के एक्स होता है। ओके, हमने इसका पूरा डायग्राम बना रखा है यहाँ पर समझाने के लिए। लेट अ स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट के, यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है, जिसकी नेचुरल लेंथ हमने x0 मानी, जो मैंने बताई। A mass m attached to its one end. When an external force F is applied to the system, the spring stretched to some distance x, जैसे कि मैंने बता दिया। Now, to keep the system in equilibrium, a restoring force develop capital F in the spring. The restoring force is given by a Hooke's law, F equals to minus kx. Hooke's law के अकॉर्डिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग होता है वो F बराबर माइनस का के एक्स होता है। तो जो वर्क डन होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है, उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन होता है हमारा क्या, W बराबर एफ इंटू डी। तो हल्का सा वर्क डन होगा, तो वर्क डन जब छोटा होगा तो क्या होगा, वो डी डब्ल्यू होगा, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। नाउ ए डॉट बी प्रोडक्ट है, एफ डॉट डी एक्स मतलब ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो उसको हम लिख लेंगे एफ डी एक्स कॉस थीटा। यहाँ तक आपका सही है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, x1 से लेके x2 तक। तो जो W हमारा वर्क डन हुआ है F बराबर डॉट डी एक्स, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए आइए बोर्ड पे। तो जो W बराबर आपका F डॉट डी एक्स आया, इंटीग्रेशन लगेगा x1 से x2 तक। इसके बाद क्या होगा, W बराबर हो जाएगा, यहाँ पर f की वैल्यू क्या है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है माइनस का के एक्स। तो यहाँ पर हम के एक्स ले लेंगे, के एक्स डॉट एक्स। तो अब क्या होगा, W बराबर के तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन x1 से x2 तक x dx। अब x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर लिमिट लग जाएगी x1 से x2 तक और बाहर से k। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए, पहले जो स्प्रिंग था उससे जो आपका मास अटैच था, उस वक्त तक यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी, हमने माना कि ये x डिस्टेंस पर है, यहाँ पर x1 बराबर 0। पर जब स्प्रिंग को खींचा गया और स्प्रिंग खींच के यहाँ से अपनी इस पोजीशन से x1 से x2 तक पहुंच गया, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, लेट्स सपोज हमने मान लिया कि इसने वो इस x डिस्टेंस स्ट्रेच हुआ है, यानी x1 बराबर 0 और x2 बराबर x। तो आपकी लिमिट लग जाएगी x1 बराबर 0, x2 बराबर x, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू x, तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन आ गया, वर्क डन कितना आ गया, W बराबर आ गया आपका के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यही आपका क्या है,
दिस इज वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ओके, एंड इसी को, ये अप्लाइड फोर्स कौन सा है, जो उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम इसको लिख सकते हैं U बराबर के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यही हमसे पूछा था, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। यहाँ पे कह रहा है द पावर ऑफ ए पंप मोटर इज 2 किलोवाट, हाउ मच वाटर पर मिनट कैन बी रेज्ड अप टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक मोटर पंप है जिसकी मैक्सिमम पावर आपको क्या दे रखी है, 2 किलोवाट दे रखी है। उससे कितना पानी हर मिनट में निकलेगा, कितनी हाइट तक, लगभग लगभग 10 मीटर की हाइट तक कितना पानी निकलेगा, यानी आपको एम बताना है। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर पावर और जो वर्क डन है, यानी जो काम जितना पानी निकल रहा है उसकी रिलेशन बताना है। तो चलते इसको करते हैं, कितना पानी फेंक सकता है। अब आपको पावर ऑफ मोटर दे रखी है, आपको पावर दे रखी है मोटर की 2 किलोवाट। ठीक है, आप इसको 2000 वाट भी लिख सकते हैं। और आपको उसने जो ग्रेविटी है, हम इसको यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। और हाइट दे रखी है आपको उसने 10 मीटर। और टाइम जो कह रहा है वो पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड। ठीक, और आपसे पूछ रहा है कि कितना पानी फेंकेगा, यानी अमाउंट बतानी है आपने। ओके, तो हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला होता है, P बराबर क्या होता है, W/T, यानी कि हम जानते हैं ना कि कार्य यानी कि क्षमता जो होती है वो पावर कहलाती है। तो P जो है आपको उसने 2000 वाट दिया है। W आप वर्क डन निकाल लीजिए, टाइम आपके पास कितना है, 60 सेकेंड का है। तो ये आपका वर्क डन हो गया 6×12 वाट। नाउ अब ये वर्क डन जो होगा वो वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा जो मोटर की होगी। ठीक है, तो ये 1200 जो आपको 12,000 आ गया, 1,20,000। यहाँ पर एम आपको निकालना है, और आपको ग्रेविटी आपने 10 लेनी है, और हाइट आपको 10 दे रखी है, तो ये 12 हो गया। तो दो जीरो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 1200 लीटर। तो यानी आपने कितना पानी, आपसे पूछा उसने कितना पानी फेंक सकती है मोटर, तो आप लिखेंगे 1200 लीटर पानी फेंक सकती है। आपको सिग्निफिकेंट नंबर वाला जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, सिग्निफिकेंट नंबर निकालने वाला भी है, पर शायद से सिग्निफिकेंट जो है वो आपका सिलेबस से आउट हो चुका है, बट फिर भी इसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। देंगे तो ये हो जाएगा, देखो 0.000096 और 0.0123, यही है, 0.0123 है जाएगा 963,210.0। सार्थक अंकों की संख्या कितनी बताना है, तो इसको हमें उचित सार्थक अंकों की संख्या बतानी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 सार्थक अंक हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, देखिए कि बाय मूविंग द हैंड बैकवर्ड्स द इम्पल्स अप्लाइड द बॉल ऑन द हैंड decreases as the time period of slowing down, the ball increases thus, so the fielder experience less force on his hand while catching the ball। कहने का मतलब ये है कि जब अगर वो डायरेक्ट कैच को, जो कैच है, अगर उस अपना हाथ को पीछे नहीं करेगा, तो उसके हाथ में जो फोर्स लगेगा, बॉल जब आपके हाथ से टकराएगी तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर से टकराएगी। ठीक है, तो वो जो उसका इम्पल्स है वो ज्यादा पड़ेगा। तो उसके इम्पल्स को, किसके इम्पल्स को, जो बॉल के द्वारा अप्लाइड इम्पल्स है उसे कम करने के लिए
वो भी अपना हाथ उसी डायरेक्शन की तरफ को ले जाता है जिस डायरेक्शन को बॉल आ रही होती है। उसकी वजह से उसके हाथ में जो इम्पल्स फोर्स है वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको चोट लगने की जो संभावना होती है कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर यह समझाया गया है, बाई मूविंग द हैंड बैकवर्ड्स द इम्पल्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द हैंड decreases at the time period of slowing down the ball increases, so the fielder experiences less force on his hand while catching the balls। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आपको केपलर के नियम समझाने हैं। गति के जो नियम है, तीन आपके नियम है, बहुत आसान नियम है। तो वो क्या क्या नियम है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वो नंबर 8 है गुरुत्वाकर्षण का। उसमें आपको शुरुआत में बताया गया केपलर के नियम। केपलर के तीन नियम होते हैं, कक्षीय नियम, क्षेत्रफल का नियम और परिक्रमण काल का नियम। मतलब पहला नियम जो है कक्षीय नियम, जिसको हम ऑर्बिट लॉ कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड क्या होते हैं, एक जो लॉन्ग सर्कल होता है उसकी उसी क्लास में क्या करते हैं, चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। और सूर्य जो होता है उनके सेंटर में होता है। कहने का मतलब क्या है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करते हैं तथा सूर्य इन कक्षाओं के फोकस में रहता है। सेकंड लॉ है क्षेत्रफल का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी प्लेनेट जो होता है, जो जो सूर्य को मिलाने वाली रेखा होती है, कोई भी प्लेनेट की जो सूर्य को मिलाने वाली रेखा होती है, वह रेखा समान अंतराल में, समान टाइम पीरियड में, समान जो एरिया है वो कवर करती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस नियम के अकॉर्डिंग किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। जो थर्ड लॉ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपका, कि जो परिक्रमण काल का लॉ है, ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट सूर्य के चारों ओर जब एक चक्कर लगाने में जो टाइम पीरियड लेता है, जो ड्यूरेशन लेता है, उसका जो स्क्वायर होता है वो उस जो जो जिस सर्कल में वो घूम रहा है उसकी रेडियस के 3 टाइम प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल यानी एक चक्कर लगाने में लिया गया जो समय है, उसका जो वर्ग होता है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या के तृतीय घात, तृतीय घात का मतलब 3 टाइम, 3 गुना, मतलब पावर, 3 गुना का मतलब पावर में 3 गुना, जैसे ए क्यूब बी क्यूब होता है, लाइक लाइक दैट, तो उसके समानुपाती होता है। कहने का मतलब है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटता है वहां पर आ जाता है के, ठीक है, और दैट इज कांस्टेंट। और इस एक चीज और याद रखिएगा, जब भी सूर्य के चारों ओर कोई भी प्लैनेट घूमता है तो उस कंडीशन में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हम कोणीय संवेग कहते हैं, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो संरक्षित रहता है। तो ये एक सेक्शन सी का 1900 सवाल था। इसके बाद आपका ये कह रहा है, अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 मीटर इज एंटर्ड 5 सेंटीमीटर इन सैंड, फाइंड द फोर्स ऑन बॉल बाय सैंड। मतलब 50 मीटर ऊंचाई से गिराई जाने वाली एक गेंद बालू के अंदर 5 सेंटीमीटर धंस जाती है, तो बालू द्वारा गेंद पर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है वो आपको बताना है। चलिए इसको करते हैं। तो बच्चों ऐसा है, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे ये गेंद है, जो गेंद है ये ऊपर से नीचे को फेंकी गई है और इसने 50 मीटर की हाइट कवर करी है। यानी यहाँ पर जो एच है वो 50 मीटर है हाइट, ठीक है। और यहाँ पर आके ये जो रेत है, रेत में ये बॉल जो है वो धस जाती है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में लिखे तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए, अब बॉल नीचे को कैसे आई, गुरुत्वीय बल के कारण, जो हम पर ग्रेविटी लगती है उसके कारण हम उसको, तो गुरुत्वीय त्वरण द्वारा किया गया कार्य हम डब्ल्यू जी से दिखाते हैं, जी फॉर ग्रेविटी, ठीक है। तो वो ग्रेविटी क्या होगी, यानी उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ग्रेविटी के कारण क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी ऊर्जा होती है वो एम जी एच होती है। अब एच हुई, एच 50 मीटर, तो चलिए उसके बाद वो रेत में 5 सेंटीमीटर और धस गई, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। ये जो 5 सेंटीमीटर धसा इसको हम एक्स से दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब रेत में धसी धसी तो रेत में भी एक, उसने पूछा रेत द्वारा किया गया कार्य, रेत द्वारा आरोपित बल, तो रेत द्वारा आरोपित बल जो उसने कार्य किया डब्ल्यू एस सैंड मान लेते हैं। अब उस बल की दिशा जो होगी वो ग्रेविटी के अपोजिट होगी, तो हम उसकी डायरेक्शन जो है माइनस मान लेते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एफ इंटू डी, एक्स एक्स जो है यहाँ पर डी को हमने एक्स से दिखा दिया। तो जो जो वर्क है, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय सैंड, ये टोटल
ये टोटल जो वर्क हुआ कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अब काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी हमारी, जो हम इसको के एफ और के इनिशियल, मतलब जब यहाँ से ऊपर से नीचे आपकी गेंद आई उस पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी, और उसके बाद टकराने के बाद फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। तो चेंज क्या हुई, यहाँ से जब बॉल यहाँ से टकरा के नीचे आई तो यहाँ पर आके, यहाँ पर तो पहले तो बॉल में कोई एनर्जी नहीं थी, वो स्थिति थी, तो उसकी वहाँ पर स्थिति ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा जीरो थी, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में। और जब टकराने के बाद बॉल यहाँ के धंस गई, मतलब फाइनल फाइनल भी जीरो हो गया, तो इनिशियल माइनस फाइनल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू एस बराबर जीरो। अब डब्ल्यू जी की वैल्यू क्या है, एम जी एच प्लस एक्स, ठीक, माइनस एफ एक्स बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ पर बॉल का आपको वेट ही दे रखा है, तो उसको हम उसका द्रव्यमान हम एम मान लेंगे, ठीक है। ये जो एम दे रखा है एम को एज इट इज रहने देंगे। जी हो गया आपका 9.8, ओके। और जो 50 मीटर है प्लस 5 × 10⁻⁻², हो गया, माइनस एफ जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कह रहा है अगर उसको हम बराबर कर लें एफ एक्स के, तो हमें जो एफ निकालना है, एफ कितना बल लग रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम अपनी जगह रहेगा, ठीक है। 9.8, ये आपका जो 9.8 है इंटू ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 50 प्लस 0.05, ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पर ये अपनी जगह रहा, तो ये 9.8 इंटू 50.05 हो गया है, ओके। और यहाँ पर जो अपॉन है ये भी वही 0.05, ओके, क्योंकि अब डिवाइड हो गया, इक्वल टू क्या हो गया एफ, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, लगभग लगभग 5 से ये कट जाएगा, तो ये 1001, ये 5 बन जाएगा 001। तो आपका जो मान आ गया वो कितना आ गया, एफ बराबर जो आरोपित बल है, रेत द्वारा आरोपित बल, रेत द्वारा आरोपित बल जो निकला आपका, वो कितना निकल गया हमारा, ये आया आपका इक्वल टू करके एम इंटू 9.8 इंटू 1001, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये लगभग लगभग आ जाएगा 98 पॉइंट लग जाए। मान हमें मिल जाएगा। 9 पर आरोपित बल है उसका मान हम लोग यहाँ पे निकाल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम, एम फॉर मास, और आगे से न्यूटन। तो रेत द्वारा उस गेंद पे लगने वाला ये बल, ये हो गया आपका, ये इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पिंड है कोई जो 20 मीटर की डिस्टेंस 7वें सेकंड में पूरी करता है, और उसके बाद 20 के बाद 24 मीटर की दूरी को 9वें सेकंड में पूरी करता है, तो हाउ मच डिस्टेंस शेल इज ट्रेवल इन द 15 सेकंड। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, यदि हम कह रहा है यदि यदि 20 मीटर की दूरी वो 7 सेकंड में पूरी कर लेता है, और 9 सेकंड में 24 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो 15वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एस बराबर यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। तो ये है फॉर्मूला एनवे सेकंड में चली गई दूरी का, एनवे सेकंड में तो यू आपको ये फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है।
तो 7 सेकंड में उसने दूरी तय करी, ये आपका पहला इक्वेशन। उसके बाद वो क्या करा है कि 24 मीटर की दूरी उसने 9 सेकंड में दूरी। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखो ये दो इक्वेशन जो दिख रही है आपको, इनको सॉल्व करके आप यहाँ से ए और यू इन दो का मान निकाल लोगे, ठीक है। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मली। इसकी पहले वाले की जो इक्वेशन बनेगी, देखिए मैथ्स का स्टूडेंट है आप सब लोग, आराम से कर लेंगे इसको। तो इक्वेशन बन जाएगी इसकी 40 इक्वल्स टू 2u प्लस 13a। 9 दूनी 18। ठीक है। अब जब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर देखो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू से यू कट जाएगा आपका नॉर्मली। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इन समीकरण 1 और 2 को हल करने पर जो ए और यू के मान आएंगे वो आएंगे आपके, ए बराबर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यू बराबर आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से उसी फॉर्मूले में आएंगे, एस एच बराबर यू प्लस हाफ ए 2t-1, 7 प्लस हाफ 2 इंटू टी। देखो टी क्या है, अब उसने पूछा कितना, उसने हमसे क्या पूछा, कितने सेकंड में निकालना, 15वें सेकंड में पूछा है, तो 15 - 1 कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 2 से 2 कट गया, ये 15 दूनी 30, 30 - 1 29, तो ये हो गया 36। तो रेखीय समविक संरक्षण का नियम हम सब जानते हैं कि रेखीय समविक संरक्षण किसे कहते हैं। देखिए रेखीय समविक संरक्षण नियम के अनुसार जो होता है वेग हमेशा संरक्षित रहता है, पहली बात तो ये जान लीजिए। अगर और यहाँ पर दो कण मान लेते हैं हम, एक कण का जो द्रव्यमान होता है वो m1 होता है, दूसरे कण का द्रव्यमान हम m2 मान लेते हैं, तो उनके रेखीय संवेग भी हम टर्म्स ऑफ p1 p2 मान लेंगे। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखिए इसको। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार संवेग संरक्षित रहता है। माना ये दो कण है ए और m1, इसका मास मान लेते हैं, इसका m2 मान लेते हैं, इसका संवेग मान लेते हैं p1, इसका संवेग मान लेते हैं p2। ठीक है, ये दोनों क्या है, सदिश राशियां हैं, वेक्टर लग गया। अब जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो इनका कुल संवेग क्या बनेगा, कुल संवेग बनेगा कैपिटल P बराबर P1 प्लस P2। ओके। नाउ अब संवेग परिवर्तन की दर की बात करें जो कि बल के बराबर होती है, जो संवेग परिवर्तन की दर होती है, संवेग परिवर्तन की दर डेल P अपॉन डेल T। डेल T2, ठीक है। तो ये डेल P अपॉन डेल T है, तो हमने इसको संवेग परिवर्तन की दर को इस प्रकार से लिख दिया। ओके। अब हम जानते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, डेल P अपॉन डेल T बराबर
F1 प्लस F2। अब हम इसको न्यूटन के द्वितीय नियम से इसको ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल P अपॉन डेल T बराबर टोटल फोर्स। तो ये निकल गया आपके पास। और ये क्या है, यदि, अब देखिए, यदि किसी भी स्थिति में वस्तु में लगने वाला बल 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि टकराने के बाद क्या होगा, दोनों टकराएंगे, दोनों टकराने के बाद क्या होगा, फिर उनके समय में परिवर्तन तो होगा, टोटल परिवर्तन कितना होगा, कैपिटल P होगा। और फोर्स जब एक दूसरे पर जब टकराने के बाद जो बल स्थानांतरित होंगे, यानी एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, और टकराने के बाद दोनों फिर से क्या देंगे, विरामावस्था में आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ओके, फिर तो डेल पी अपॉन डेल टी एंड टकराने के बाद समय परिवर्तन क्या होगा, डेल पी अपॉन डेल टी बराबर 0 हो जाएगा। तो डेल पी बराबर 0 इंटू डेल टी हो जाएगा। तो डेल पी बराबर क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। तो अगर अब डेल पी को हमने क्या लिखा था पीछे, P2 माइनस P1 बराबर 0। इट मीन्स क्या हो गया कि P2 बराबर P1। तो हमारे पास क्या निकल गया, टकराने से पहले और टकराने के बाद जो सामयिक परिवर्तन होता है वो दोनों में क्या रहता है, दोनों कंडीशनों में बराबर रहता है। और यहाँ से इस सिद्धांत के अनुसार हम ये लिख सकते हैं, यदि कोई बाह्य बल अनुपस्थित है तो किसी भी निकाय का जो संपूर्ण रेखीय संवेग होता है वो टकराव के समय संरक्षित रहता है तथा समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गया आपका। ओके, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है, ये बुक में दे रखा है, सबको आता होगा। ठीक है, इसके बाद बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध स्थापित कीजिए, इसके द्वारा जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ये भी इससे पहले वाला एक क्वेश्चन आपके इसमें आया था जिसमें बल आघूर्ण और कोणीय संवेग के बीच में रिलेशन था, उसी में है ये भी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बल आघूर्ण व जड़त्व आघूर्ण में संबंध है। तो बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध क्या होता है, देखिए हम सब जानते हैं जो बल आघूर्ण होता है, बल बल आघूर्ण, अरे आप जाओ ना यार, कुछ भी लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, अरे आपको नहीं आएगा समझ में, आप जाओ। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को ना। बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध है। तो पहले बल आघूर्ण बराबर होता है, टाउ बराबर होता है F/R या F/D आप लिख सकते हैं। और जड़त्व आघूर्ण जो कि आपका है वो होता है I बराबर सिग्मा mr²। यहाँ पर हम तीनों की सहायता से नियम निकालेंगे, यानी टाउ, अल्फा और आई। ठीक है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर, माना किसी पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है, किसी पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है। किसी पिंड का द्रव्यमान बराबर कैपिटल M है और उसके कणों का द्रव्यमान तथा उसके कणों का द्रव्यमान स्मॉल m1, m2 और m3 है तथा उनके अक्षों से दूरी, तथा उनकी जो अक्षों से दूरी है वो कितनी है, r1, r2 और r3 है। ठीक, अब इसके बाद बल आघूर्ण का हमने फॉर्मूला लिख लिया, थोड़ा सा इसको समझ एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हम जानते हैं पिंड, पिंड का कोणीय त्वरण, पिंड का कोणीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है,
अपरिवर्तित रहेगा, परंतु उसके कणों के रेखीय त्वरण परिवर्तित होंगे, तो ये हो जाएगा रेखीय त्वरण क्या होगा, A1 बराबर R1 अल्फा। ठीक है, उसके बाद जो कण पर कार्य करने वाला बल है, कण पर कार्य करने वाला बल F1 बराबर M1A1। ठीक, इसी तरह हम बाकियों के लिए भी लिख देंगे। अब यहाँ पर F1 बराबर क्या हो जाएगा, M1 R1 अल्फा। ठीक, अब बल आघूर्ण क्या होता है, पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः, पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः बलाघूर्ण टाउ बराबर F क्रॉस R, अभी पढ़ा हमने, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर F1 R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा M1 R1 अल्फा, और अल्फा हो गया। ठीक है, अब बाहर से एक R1 और है, तो ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसी प्रकार समस्त कणों की बात की जाए, तो समस्त कणों के लिए समस्त कणों का घूर्णन अक्ष के परितः बलाघूर्ण टॉर्क, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, T1 T2 T3। ठीक, तो टाउ बराबर सबके लिए हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली M3 R3 स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ हम देख रहे हैं M1 M2 M3 आ रहा है, तो उसको हम सिग्मा M लिख लेते हैं, सिग्मा MR से दिखा दिया और अल्फा को बाहर। अब ये हम जानते हैं ये क्या होता है, ये होता है आपका जड़त्व आघूर्ण। तो फॉर्मूला निकल के आ गया टाउ बराबर I इंटू अल्फा। तो यही संबंध होता है बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के बीच में। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये पैरेलैक्स मेथड है, ये भी आपको फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर सूर्य से दो ग्रहों की दूरियां दे रखी है, तो उनके आवर्तकालों और वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, थैंक यू।